हेलो क्लास 8, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी पे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं पार्ट नंबर 5 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट को और आगे बढ़ाते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है प्रूफ दैट 5/7 की पावर 7 इंटू 7/5 की पावर 7, और ये पूरा क्वेश्चन है। तो हमको LHS को सॉल्व करके RHS को लेके आना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ये सबको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन दैट में LHS लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5/7 की पावर 7 इंटू 7/5 की पावर 7 माइनस 3/19 स्क्वायर मल्टीप्लाई 19/3 स्क्वायर। ये जीरो हट जाएगा, वो जीरो हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब ये 5/7 है और ये 7/5 है, तो फॉर्मूला लगाने के लिए दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका 5/7 होना चाहिए और ये भी 5/7 होना चाहिए। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, A/B की पावर में m, ऐसा कंडीशन है। तो b चले जाएगा ऊपर, a आ जाएगा आपका नीचे, ये प्लस m क्या हो जाएगा, माइनस m। ये रहा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को। ये रहा 5/7, 7 का 7 इसको चेंज नहीं किए हैं। अब ये 5 ऊपर जाएगा और 7 आएगा नीचे, तो होगा क्या, जो प्लस 7 है वो हो जाएगा -7, माइनस का माइनस 3/19, ये 2 का 2 मल्टीप्लाई 3 जाएगा ऊपर और 19 आएगा नीचे, तो ये +2 का क्या हो जाएगा, -2। फॉर्मूला लगा हुआ है। अब मल्टीप्लीकेशन वाला देखो, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी क्या है, सेम है। तब एक और फॉर्मूला काम करेगा, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n, ये रहा फॉर्मूला। चलो 5/7 की पावर 7 मल्टीप्लाई है इसलिए आएगा प्लस, लेकिन जो n का वैल्यू है, जो n का वैल्यू वो क्या है, -7, तो यहाँ पे आएगा -7, माइनस का माइनस 3/19। ठीक है, ये 2 प्लस का प्लस, ये फिर से n का वैल्यू क्या है, -2। अब यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो ये +7 -7 कैंसल, +2 -2 कैंसल, तो हमारे पास आ गया फाइनली 5/7 की पावर 0, 3/19 की पावर 0। 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब किसी भी नंबर के पावर में 0 होगा उसका वैल्यू 1, और ये भी 1, तो 1 में 1 गया 0। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, p⁻0, उसका वैल्यू होता है 1। क्लियर, आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पुराने वीडियो में कर लिया है, फिर भी मैं शॉर्टकट में इसको आप लोगों के लिए बता देता हूँ जो लोग पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, सिंपल सा बात है, 3 घंटे में 600 किलोमीटर, तो क्या लिख सकते हैं, 3 आवर में 600 किलोमीटर। क्लियर है, उसके बाद 5 घंटे में कितना, ये हो गया आपका 5 आवर, और यहाँ पे x किलोमीटर कितना पूछा है, मतलब ये अगर मैं हावर्स वाले को क्या बोल दूं, x। ठीक है, ये हो गया हमारा x, और किलोमीटर वाले को क्या बोल दूं, y। तो ये होगा आपका x1, ये होगा आपका x2, ये होगा y1 और ये होगा y2। ठीक है, इस तरीके से। अब एक चीज को समझना है, जब टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, 3 से कितना हो गया 5, तो ये 600 से क्या हो जाएगा, और ज्यादा किलोमीटर हो जाएगा। मतलब ये समझ लो 3 घंटे में 600 किलोमीटर, तो 5 घंटे में और ज्यादा किलोमीटर ट्रैवल करेगा। मतलब ये जो है यहाँ पास 3 से 5 बढ़ रहा है, समझ लो। ठीक है, नीचे की ओर बढ़ रहा है, तो ये भी जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन।
डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। तो x1 का वैल्यू क्या है, तो बोलोगे सर 3 है, x2 का वैल्यू क्या है 5, y1 का वैल्यू क्या है 600 और y2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पास हमारे पास x लेते हैं। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका 600 इंटू 5, तो x का x 600 इंटू 5 और अपॉन में आने वाला है 3, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x का x 3 से हमने डिवाइड किया 6 को, तो 3 2 ज़ा 6, उसके बाद 00 इंटू 5 और सीधी सी बात है 5 2 ज़ा 10 और ये 00 और ये x है, मतलब सॉरी ये क्या है, किसका वैल्यू है y2 का, तो y2 क्या है किलोमीटर में, तो ये किस में आएगा किलोमीटर में। तो इस तरीके से आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर इनटू रेशियो 2:3। एक लाइन है जिसको हमको डिवाइड करना है किसमें 2:3 में। ठीक है, तो बनाते हैं, तो बनाने का स्टेप मैंने से पहले आपके लिए लिखवा दिया है, तो स्टेप को फॉलो करके भी हम लोग बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले हमको क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर का लाइन लेना है। ठीक है, तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये आपको नाप के बनाना है, इसको नाम दे देते हैं ए और ये बी। कितना है ये हमारा 10 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो गया ए बी 10 सेंटीमीटर। बिंदु ए पर रेखाखंड ए बी के साथ ड्रॉ ए सी फ्रॉम पॉइंट ए मेकिंग एक्यूट एंगल। अब हमको क्या करना है, इसमें एक्यूट एंगल बनाना है। ठीक है, एंगल ए पे क्या बनाना है एक्यूट, मतलब 90 से कम चलेगा, कितना भी बना सकते हो आप। ठीक है, 90 के आसपास, मतलब 90 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। अब बना देंगे एक्यूट एंगल। अब इस लाइन को क्या बोला है ए से सी की ओर, मतलब इधर हमने क्या दे दिया इसको सी। अब इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप लोग क्या लोगे, ठीक है राउंडर लोगे। अब राउंडर को क्या करोगे, थोड़ा सा फैला लोगे। अब थोड़ा सा फैलाने के बाद, ठीक है ध्यान से समझना, चलो इस कलर लेते हैं। अब थोड़ा सा आपने फैला, उसको बिना हिलाए डुलाए टोटल कितनी बार काटना है 10 बार। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें नाम भी दे देंगे हम लोग। नाम कैसे देंगे, ये हमारा पहला है C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 और ये C10। ठीक है, क्या किया हमने, ये सी यहाँ पे, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये भी एक लाइन लिया, उसके बाद यहाँ पे क्या बनाया 90 डिग्री से छोटा, मतलब एक्यूट एंगल कोई सा भी बना सकते हो, 30 से 35 डिग्री का आप बना लेना। अब इसको डिवाइडर एक बार सेट करके 10 इक्वल पार्ट्स में हमने क्या कर दिया डिवाइड। अब आता है बिंदु बी को C10 से जोड़ेंगे, मतलब ये रहा हमारा C10, किससे जोड़ेंगे बी से। तो इसको व्हाइट से बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा क्या है मेन लाइन है ये। इसको स्केल से आप क्या बनाओगे सीधा। ठीक है, स्केल से कैसे बनाओगे आप लोग, सीधा बनाओगे। ये हमने ऐड कर दिया। अब उसके बाद क्या बोले, सी से बी सी के समांतर रेखा खींची जो ए बी बिंदु को काटती है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है 2:3। ठीक है, तो इसको हमको समझना है 2:3 और टोटल हमारे पास पार्ट कितना है 10 है। तो कैलकुलेशन समझ लो इसका, ध्यान से देखना। टोटल लाइन हमारे पास कितना है 10 है, उसके बाद ये रेशियो कितना है 2:3 और 2 पे काटना है और इधर कितना होना चाहिए 3, तो दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है 2 + 3 कितना हो गया 5। तो ये टोटल हिस्सा हो गया, एक तरफ 2 रेशियो होगा एक तरफ 3, तो दोनों मिला के कितना हो गया 5। तो हमको 2 पे काटना है, तो कैसे लिखेंगे इसको 2/5। ठीक है, ये पोर्शन होगा। तो 5 से काटेंगे कितनी बार 2 बार, और 2 2 से कितना होगा 4, तो आ गया 4। हमको कहाँ पे काटना है 4 के पास। ठीक है, और अगर 3:5 निकालते हैं, मतलब इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं इसके बाद वाला कि टोटल हमारे पास कितना है 10 और ये 3/5,
ये कटेगा 5 से, 2 टाइम्स 3 2 से कितना हो गया 6। तो अगला रेशियो कितना होगा 6, मतलब पहले 4 और उसके बाद कितना बचना चाहिए 6। तो इसकी जरूरत नहीं है, तो अपने को काटना कहाँ पे है 4 के पास, ठीक है। अब यहाँ पे 4 के पास कैसे काटोगे इसको देखो, क्योंकि 4 से हमको क्या करना है पैरेलल लाइन करना है, ठीक है। 4 से क्या करना है पैरेलल लाइन, और पैरेलल किसका होना चाहिए इस लाइन का, ये पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे रखोगे हाथ को और एक आर्क काटोगे, ठीक। ये हमने क्या काटा आर्क। इसके बाद यहाँ से जो ये लाइन है उसको आप मेजर करोगे C10, ये C4। अब यहाँ भी हमने क्या किया आर्क ऐसे काट दिया। तो यहाँ से ये जो जितना डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको नाप के यहाँ पे भी प्रॉपर नाप लेना। जैसे नापोगे आपको एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट मिलने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है एक सीधा लाइन ड्रॉ। तो इससे क्या बनेगा ये दोनों पैरेलल बनेंगे। दूसरा चीज, यहाँ पास आपका जो भी एंगल बन रहा होगा उसी एंगल को नाप के C4 पे बना देना, तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब ये C4 है, किधर जा रहे हैं B की ओर, ये क्या बन जाएगा B4। ये हो गया टोटल हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक। इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो एक बार फिर से आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। पहले 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑड नंबर्स उसको लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। गिवन दैट, क्या गिवन दैट है, गिवन दैट तो हमको लेना पड़ेगा फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड मतलब होता है विषम, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, 5 मतलब 5, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, तो 1 होगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ये हो गया हमारे 5। अब इसका क्या बोला है माध्य, माध्य मतलब क्या होता है मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ डेटा, ये हो गया अपॉन नंबर ऑफ डेटा, ठीक है, ये हो गया। अब सम ऑफ डेटा मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितने हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे गिन के क्या लिख देंगे 5। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब ऐड करेंगे तो 9 + 1 ये होगा आपका 10, 7 + 3 ये भी हो गया 10, तो 10 और 10 20, 20 और 5 कितना हो गया 25, 25 और नीचे 5 का 5। अब 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा ये भी 5, ये हो गया हमारा मीन, ठीक है। तो मीन कितना आ गया 5, ये रहा सिंपल सा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान लगा के देखेंगे क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम अगर नहीं समझ में आएगा तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो लिखा है मनीषा की माँ की उम्र मनीषा की उम्र से 3 गुना है। ध्यान से पढ़ेंगे, मनीषा की माँ, ठीक है, माँ की उम्र मनीषा की उम्र से, किससे मनीषा की उम्र से 3 गुना है। अब एक मम्मी है और एक उसकी बेटी है, तो बड़ा कौन होगा दोनों में से, जो उनकी मम्मी है वो क्या होगी बड़ी होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से चालू करते हैं। लेट द एज ऑफ मनीषा, ठीक है, लेट द एज ऑफ मनीषा, ये कितना हो जाएगा x। सो एज ऑफ मनीषा मदर, जो उनकी मम्मी है उनका एज कितना हो जाएगा 3 गुना है। तो मनीषा की उम्र से, तो मनीषा की उम्र से मतलब x से 3 गुना। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब 4 साल बाद, तो 4 साल बाद मतलब क्या हो जाएगा, इसमें भी 4 जुड़ जाएगा, इसमें भी 4 ऐड हो जाएगा, ठीक है। 4 साल बाद माँ की उम्र मनीषा की उम्र से 2.5 गुनी होगी,
ठीक है, इसको भी बना लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लिख सकते हैं मनीषा's मदर इनटू मनीषा। ठीक है, ये मनीषा का एज है, यहाँ पे लिखेंगे एज ऑफ मनीषा's मदर, यहाँ पे लिखेंगे एज ऑफ मनीषा। तो क्या बोल रहे हैं 4 साल बाद माँ की उम्र से मनीषा की उम्र से, सॉरी 4 साल बाद माँ की उम्र मनीषा की उम्र से, तो मनीषा की उम्र से मतलब इसमें आएगा आपका 2.5 गुना। 2.5 गुना मतलब क्या होता है 2.5। तो मनीषा की उम्र से 2.5 गुना, कौन, मनीषा की माँ की उम्र, ये हो गया। अब इस 2.5 को कैसे करेंगे ये भी देख लो। जैसे कि अगर आपके पास ये 2.5 लिखा है तो कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ऊपर में जो लिखा है उसको क्या करेंगे +1 और नीचे 2 का 2, तो 4 और ये कितना हो जाएगा 5, और ये 5/2। आई होप आप सभी को ये आता होगा समझ में। ठीक है, नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके बदले हम लोग क्या लिखने वाले हैं 5/2। ठीक है, सामने लिख दिया उसको। अब कितने साल बाद, 4 साल बाद। तो मनीषा का एज कितना है x है, ये होगा x + 4। मनीषा की मम्मी की एज कितना है 3x, तो ये भी 4 साल है। क्यों, क्योंकि 4 साल बाद बोल रहे हैं तो उनकी मम्मी का एज भी 4 साल आगे जाएगा और मनीषा का एज भी 4 साल आगे जाएगा। ये रहा हमारा इक्वेशन। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, 2 × 3x + 4, ये होगा 5 × x + 4, 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8, 5 × x 5x, 5 4 जा 20। ठीक है, यहाँ 6x का 6x, ये 5x इधर आएगा, बॉर्डर किस पार 5x, बॉर्डर मतलब इक्वल, इक्वल किधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का माइनस, 20 अपने जगह पे पहले से है। उसके बाद ये 8 इधर आके क्या होगा -8। क्लियर, 6x में से 5x गया तो 1x को x बस लिखते हैं, पता होगा। 20 में से 8 गया तो ये बचेगा आपका 12, और एज की बात चल रही है इसलिए क्या आ जाएगा ईयर। x मतलब क्या, मनीषा का उम्र कितना हो गया 12। ठीक है, मनीषा का उम्र कितना हो गया 12। अब यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि मनीषा से एज कितना हो गया 12 ईयर, इसलिए मनीषा's मदर एज ये कितना होगा, x × 3 था, 3 × x, तो 3 का 3, x का वैल्यू 12, 12 तो ये कितना हो जाएगा 36 साल। ठीक है, 36 ईयर। ये रहा सिंपल सा आंसर। एक बार फटाफट आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या लिखा है, एक लकड़ी के घनाभ का आयतन 480 घन सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन मतलब क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुडन क्यूबॉइड 480 है, लेंथ एंड ब्रेड्थ हमको दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको। ये रहा सॉल्यूशन, गिवन दैट में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वुडन क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू कितना है 480 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये रहा। इसके बाद लेंथ दिया है, लेंथ को स्मॉल l डिनोट करेंगे, तो l इज इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद ब्रेड्थ भी दिया हुआ है, ब्रेड्थ b ये दिया है अपने को 6 सेंटीमीटर। तो इतना सब तो गिवन दैट में आ गया। अब हमको पूछा क्या है हाइट, उसको भी लिख लेते हैं। हाइट मतलब h, जो कि हमको पूछा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का सिंपल सा तरीका है, आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो तो आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम का वैल्यू है 480,
एल का वैल्यू कितना है 10 और ब्रेथ का वैल्यू कितना है 6 और ये हो गया हमारा हाइट। तो ये सब कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो 480 अपॉन 10 इंटू 6, दोनों नीचे में आ जाएंगे। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 6 8 सा 48, तो फाइनल आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। उस समांतर चतुर्भुज का लंब ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, मतलब एरिया, और आधार, आधार मतलब बेस, ये दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज मतलब क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन दैट में दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A4, ये कितना दिया है 1200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है 1200 मीटर स्क्वायर। उसके बाद दे दिया हमको बेस, यहाँ पर लिख सकते हैं बेस B इज इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, लंब पूछा है, इसका परपेंडिकुलर। पैरेललोग्राम कैसे रहता है बता देता हूँ आपको, ये है ये। ठीक है, ये दोनों साइड क्या रहते हैं पैरेलल, और ये दोनों साइड भी क्या रहते हैं पैरेलल, साथ ही साथ दोनों इक्वल भी रहते हैं। इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाता है इसको। ठीक है, और ये नीचे वाला जो लाइन है वो क्या है हमारा बेस, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक रहता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बेस है, और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला सिंपल सा है, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। एरिया का वैल्यू कितना है 1200, बेस का वैल्यू कितना है 60, और ये हमारा हाइट। तो 60 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, ये आ गया 60। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से डिवाइड करेंगे 6 2 ज़ा 12 और 0 का 0, 20, ये भी आ जाएगा आपका मीटर में, और ये हो गया आपका हाइट। इसको हाइट बोल सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो कितना आ गया 20 मीटर, और बेस कितना था ये 60। ठीक है, ऐसे आप ड्राइंग भी बना सकते हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित का मान सर्वसमीका विधि का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो इसको गिवन दैट में लिख लेंगे, और 2a + 3, ये 2 बार है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा स्क्वायर। अब हमको इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, तो आप सभी को पता होगा, x + y का होल स्क्वायर क्या होता है x², 2xy + y का स्क्वायर। ठीक है, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी। तो x की जगह पे क्या है, तो बोलोगे सर x की जगह पे 2a है, और b के जगह पे क्या है, सॉरी y के जगह पे क्या है 3। आप यहाँ पे a भी लिख सकते हो और xy भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। ठीक है, a भी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है a है, तो समझने में थोड़ा दिक्कत जाता है। अब x की जगह क्या लिखा है 2a, और लिखना है x का स्क्वायर, मतलब 2a का स्क्वायर प्लस 2 लिखा है तो 2, x का वैल्यू फिर से 2a, और y लिखा है तो 3। नाउ y का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं 2a का स्क्वायर, तो ये कैसे करेंगे, तो जिनको पता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। 2a का स्क्वायर मतलब 2a इंटू 2a, तो कितना होगा 2 2 ज़ा 4, a इंटू a का स्क्वायर, ये रहा हमारा 4a स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, और 4 3 ज़ा 12, ये हो गया 12a। 3 का स्क्वायर, तो ये भी नहीं पता होगा, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9।
ये रहा इसका सिंपल सा आंसर। यहीं तक बनेगा ये, इसके आगे नहीं बनता है क्योंकि ये ए स्क्वायर है और ये ए वाला है और ये विदाउट ए वाला। तो अब चलते हैं आगे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 180 से गुणा करने पर, 180 से मल्टीप्लाई करने पर जो गुणनफल है वो क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग। ठीक है, पूर्ण वर्ग मतलब find out the smallest number which when multiplied by 180 so that product become perfect square। परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको आप थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जिसमें ये दो का क्या बन गया? पेयर बन गया। ठीक है, अगर मान के चलो और नंबर है 3 into 3 तो इसका भी क्या बनना चाहिए? पेयर। जो पेयर में है वो कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। और दो दो का पेयर बनना चाहिए। दो क्यों? क्योंकि स्क्वायर है इसलिए दो का पेयर। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, इसको नोट कर लो। तो हमारे पास क्या लिखा है? 180 है। तो सबसे पहले हम लोग 180 का लेंगे प्राइम फैक्टर। तो ये जाएगा 2 से, 2 9 जा 80। इसके बाद फिर 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये 3 से जाएगा 3 1 जा और 3 5 जा 15। फिर ये जाएगा 3 से, 3 5 जा 15। फिर ये जाएगा 5 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 180 को। क्या क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 और ये आया 5। ये रहा हमारा क्वेश्चन। 180 का मतलब ये था, इतना हमको पहले से पता होना चाहिए था। अब हमारा काम चालू होगा। 2 का पेयर है, 3 का पेयर है और देखने से पता चल रहा है कि 5 का पेयर नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन मल्टीप्लाई, कि हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 5 देखो एक ठो कम पड़ रहा है, तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा? फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 5 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, जो हम लोग क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर when multiplied by 180 so that product becomes perfect square. 5 is the smallest number which makes 180 perfect square। ठीक है, शॉर्टकट में से भी लिख सकते हो which make 180 perfect square। 5 वो नंबर है जो 180 को क्या बनाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप सभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।